नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो इकाई तीसरी है, उसका दूसरा पाठ है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद। देखो क्या है क्षेत्रवाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद एक भावना है। भावना कैसी कि स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रांत से लगाव या उसकी प्रोन्नति के विशेष प्रयास है, वो क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कि कोई भी जगह का निवासी है स्थानीय, वो अगर भारत देश या अपना राज्य इसकी तुलना में ना तो वो भारत देश को महत्व दे या ना ही राज्य को महत्व दे, कि उसकी तुलना में वो क्या करता है, किसी अपना जो क्षेत्र विशेष है जहाँ पे वो निवास करता है, उस क्षेत्र विशेष या उस प्रांत पर्टिकुलर उस स्थान से लगाव रखता है। उसके सामने संघ और राज्य को मायने नहीं रखता और उसकी उन्नति के लिए प्रयास करता है और देश से उसको कोई मतलब नहीं होता, तो वो जो अपनी भावना है वो क्षेत्रवाद की श्रेणी में आती है। और क्षेत्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ अपने संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति करना। ये क्षेत्रवाद वो ही लोग करते हैं जिनका खुद का निजी स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। अब भारत में क्षेत्रवाद के कारण क्या है, तो पहले तो है प्रगति प्रदत्त भिन्नताएं और असमानताएं। भारत में प्रगति ने कौन कौन सी अपने को भिन्नता दी है, असमानता की दी है। जैसे बिहार और झारखंड, वहाँ प्रकृति ने मतलब बहुत सारी आकूत मात्रा में वहाँ पे खनिज पदार्थ दिए ना। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप गोवा जाओ, महाराष्ट्र जाओ, पंजाब जाओ, पंजाब की भूमि, महाराष्ट्र की भूमि, हरियाणा की भूमि प्रकृति ने इतनी बढ़िया बनाई है कि वहाँ साल में किसान 3 फसल लेता है। लेकिन आप अन्य प्रदेशों में चले जाओ, मान लो अपने राजस्थान की बात करें तो वहाँ बंजर भूमि है, मरुस्थल है। तो ये जो भिन्नता है प्रकृति ने दे दी। अब यहाँ के लोग जो पिछड़े हुए हैं वो लगातार मांग करते रहते हैं कि हमारा राज्य अलग है, बना दो। जैसे एक राज्य में ही हो, जैसे झारखंड में ही कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ एकदम पिछड़ा है, तो वो कहता है हमें झारखंड से ही अलग कर दो। दूसरा इसका कारण है प्रशासन द्वारा समान वितरण का अभाव व प्रशासनिक भेदभाव। अब प्रशासन कई बार कोई नीतियाँ बनाता है तो वो क्या करता है, उन नीतियों में का वितरण समान नहीं करता। किसी प्रदेश को ज़्यादा आय दे देता है, किसी को कम दे देता है। इसके साथ ही वो प्रशासनिक भेदभाव करता है। भेदभाव ऐसे करता है कि मान लो कहीं से मंत्री नेता ज़्यादा चुन लिए, कहीं पे नेता है वो कम, मान लो मंत्री है किसी प्रदेश से कम बना दिए। तो इस हिसाब से ये जो भेदभाव है, इससे भी लोगों में क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नताएं। केंद्रीय निवेश का अर्थ होता है सरकार का पैसा लगाना। मान लो सरकार किसी जगह पे उद्योग लगा रही है, अपना पैसे लगा के कोई नई योजना बना रही है, तो या किसी क्षेत्र विशेष में अलग से प्रयास कर रही है, तो अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो फिर क्या अपने आप को अलग मानने लगते हैं और उस क्षेत्र से एक तरह से दुर्व्यवहार करने लगते हैं और अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण। यदि हम भारत का इतिहास उठाकर भी देखें, राजनीति उठाकर भी देखें, तो अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। उन्होंने एक क्षेत्र विशेष का विकास कर दिया, दूसरे को एकदम पिछड़ेपन में रख दिया। उसके कारण ये ऐतिहासिक कारण है कि जो अंग्रेजों के समय से जो अपना क्षेत्र था, जो पिछड़ा हुआ था, आज भी वो लगभग वैसा ही बना हुआ है। राजनीतिक कारण का अर्थ ये होता है कि कई बार अपने जो नेता है वो नेता अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण कि इस क्षेत्र विशेष में, मान लो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, इस क्षेत्र विशेष में मेरी राजनीति चलती रहे, इसलिए वो और जनता अज्ञानी बनी रहे, इसलिए भी वो क्या करते हैं, अज्ञानता के कारण जनता के मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। और वहाँ के लोग जब थोड़े बहुत भी अगर समझदार होने लगते हैं तो फिर वो अपने विकास की मांग करने लगते हैं। सांस्कृतिक विविधताएँ। भारत में अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार ने मान लो जो संख्या में कम है, जिसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक, अब जो संख्या में कम उनके लिए यदि कोई नीतियाँ बना दी तो अन्य जो संख्या वाले हैं वो इसका विरोध करेंगे। भाषाई विविधता। अब भाषाई विविधता है कि भारत में जैसे उत्तर भारत के लोग तो बोलते हैं हिंदी और दक्षिण भारत के लोग अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं, जैसे तमिल बोलते हैं, कहीं पे कन्नड़ बोली जाती है, कहीं पे उड़िया बोली जाती है। तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं
कि भारत की जो सरकार है वो उत्तर भारत हिंदी बोलने वालों की ज़्यादा सहायता करती है, प्रशासन में भी उनको ज़्यादा महत्व देती है, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको ज़्यादा महत्व देती है, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनके साथ वो भेदभाव करती है। अब इसके परिणाम क्या है क्षेत्रवाद के, कि अगर लोगों में ऐसी भावना हो गई पैदा तो उसका परिणाम क्या है। तो पहला परिणाम है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से देश की एकता व अखंडता को चुनौती मिलती है। अब देखो कैसे मिलती है कि पूरा भारत देश एक है, पूरा भारत देश एक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उग्र क्षेत्रवाद की भावना लोगों में पनपने लगती है, तो वो पृथकतावादी के भाव भी उनमें पनपने लगते हैं। जैसे हम उदाहरण ले कि जैसे पंजाब राज्य के लोग जो पंजाबी बोलते हैं भाषा, वो ये कहते हैं कि वो भारत की एकता अखंडता को चुनौती देते हैं कि हमारे लिए तो हम खालसा पंथ को मानने वाले, इसलिए हमारे लिए एक अलग देश बना दो, खालिस्तान, क्योंकि हम कौन सा पंथ मानते हैं, धर्म मानते हैं, खालसा। तो ये जो भावना है ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देती है, जिससे राष्ट्र के टुकड़े होने का भय रहता है। दूसरा, नए राज्यों की मांग। अब जैसे मैं आपको बता दूं 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक थे, लेकिन गुजराती बोलने वाले अलग राज्य की मांग करने लगे, मराठी बोलने वाले अलग राज्य की मांग करने लगे, जिससे दोनों राज्य के टुकड़े हो गए और नए राज्य की मांग आज भी हो रही नई राज्यों की मांग। जैसे हम राजस्थान में ले तो राजस्थान में भी मांग कर रहे हैं कि एक मारवाड़ देश अलग बना दूं, राज्य अलग बना दूं। यदि हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो 1966 से पहले जैसे पंजाब और हरियाणा एक थे, लेकिन पंजाबी बोलने वाले और हरियाणवी बोलने वाले इन दोनों में मतभेद हो गया, जिसकी वजह से दो नए राज्य और बन गए। अगला, क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतिक दलों का प्राबल्य। क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्र विशेष के लोग अपनी राजनीतिक भावनाओं के लिए, अपने क्षेत्र विशेष के लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए, उनके वोट प्राप्त करने के लिए वो लोगों की भावना को भड़काते हैं कि यदि हमारा अलग राज्य बना दिया जाए तो हमारे लिए विकास के बहुत सारे अवसर हमें मिल जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है ये अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की भावना को भड़काते रहते हैं। भूमिपुत्र की अवधारणा, देखो ये ज़्यादा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। भूमिपुत्र का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति पैदा हुआ वहाँ के रोजगार, वहाँ के जितने भी उद्योग धंधे उनमें उन्हीं लोगों का हिस्सा होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र ने एक नारा दिया था महाराष्ट्र मराठियों के लिए, यानी यहाँ जो पैदा हुआ है इस भूमि में जो पुत्र पैदा हुआ है वहाँ के संसाधनों, वहाँ के उद्योग धंधों, इनका उपयोग करने का अधिकार वहाँ के लोगों को ही है, अन्य राज्य के लोगों को नहीं है। इसलिए असम ने नारा दिया क्या कि असम है वो असमियों के लिए है। अगला है स्वयंभू नेताओं का उदय। स्वयंभू मतलब अपने आप। कई बार लोगों की भावना को भड़का कर ऐसे नेता पैदा हो जाते हैं जो अपने आप पैदा हो रहे हैं, जिसको जनता ने नहीं बनाया। उनकी एक ही मांग है कि हमें भारत क्षेत्र से अलग कर दो, हमें मान लो आप राजस्थान में ही निवास कर रहे हो और कोई ऐसे नेता है, वो युवा शक्ति जो आजकल की है वो ऐसे थोड़े से जोश में होश खो बैठती है, तो वो भी ऐसी मांग करती है, अपने आप ही नेता बन जाते हैं। गांव चाहे उनको बनाओ या ना बनाओ, और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उनको गाँव से, उनको देश से, उनको राज्य से कोई मतलब नहीं होता। राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती। जैसे ही क्षेत्रवाद की भावना पनपती है, लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय कानून आदेश को मानना बिल्कुल बंद कर देते हैं और हिंसा, तोड़फोड़, मारपीट ये शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए अलग प्रदेश बना दो, और देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख का खराब होना। अब मान लो भारत में हर राज्य में या कोई भी राज्य देश से अलग होने की बात करता है, या हर राज्य ये कहता है हमें अलग राज्य दे दो। अगर ऐसी बात रहेगी तो ये चीज़ निश्चित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थिति खराब रहेगी। अपने यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य है, जैसे कोई समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारे की भावना है, इन सारों का अपने यहाँ हास होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी, जैसे UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, कोई सार्क है, इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्या होती है, आलोचना होती है। अब हम देखते हैं कि हम इन क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला समाधान है कि संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। हम ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाए कि सभी क्षेत्रों में विकास हेतु, समान विकास हेतु राजनीतिक भेदभाव किए बिना संतुलित नीति निर्माण हो। सरकार ऐसी नीति बनाए कि पूरे देश का विकास हो, कोई भी देश में ऐसा हिस्सा पिछड़ा नहीं हो, क्योंकि जो इससे पिछड़े हैं वो ही राज्य या देश से अलग होने की बात करते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो कोई क्षेत्र कमज़ोर है, कोई क्षेत्र पिछड़ा है, तो वहाँ हम क्या थोड़ा सा अधिक विकास कर देंगे,
जिससे क्या है कि वहाँ के निवासियों में भी ये विश्वास पैदा हो कि वाकई में ये देश हमारा है, ये सरकार हमारी है, ये हमारी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। यदि हम संतुलित राष्ट्र नीति का निर्माण करेंगे तो किसी भी राज्य में पिछड़ेपन के भाव पैदा नहीं होंगे, और जो पिछड़ गए उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि वहाँ के निवासियों में भी देश के प्रति विश्वास पैदा हो। राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास। देखो, आधारभूत ढांचागत विकास में क्या क्या शामिल होता है? सिंचाई होती है, बिजली होती है और अपने सड़क होती है। जहाँ पर ये तीनों पर्याप्त मात्रा में है वहाँ के लोग हैं, निश्चित रूप से आप ये मानो कि अपने आप को देश के निवासी मानेंगे, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से वो कृषि कार्य कर सकते हैं, बिजली के माध्यम से उद्योग धंधे और यातायात के माध्यम से आवागमन की सुविधा उनके व्यापार को मिल सकती है। तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में हमें सिंचाई, बिजली और यातायात के जो आधारभूत साधन उनका विकास करना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में किसी क्षेत्र में मिल गए आपको, तो ये मानो वो क्षेत्र सबसे विकसित है और वहाँ के लोगों में देश के प्रति दुर्भावना नहीं रहेगी। विकास के कार्यक्रमों का परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ करना। अब मान लो सरकार ने कोई विकास की योजना बनाई है, तो उनको अलग अलग योजनाओं को नाम दे के हमें विकास करना है। जैसे एक योजना बनाई थी सरकार ने DPAP, इसका अर्थ होता है सूखा संभाव्य क्षेत्र। अब देखो, राजस्थान है, उसके कई क्षेत्र, गुजरात के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ पे बरसात है वो बहुत ही कम होती है। तो और मान लो आप हड़ौती की तरफ चले जाओ, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उधर चले जाओ, उधर बहुत अच्छी बरसात होती है, तो वहाँ सूखा की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन अपने यहाँ जैसलमेर देखिए, हम बाड़मेर देखिए, चूरू जिला देखिए, या फिर अपन जोधपुर वगैरह, पाली, इनको देखिए, तो वो क्षेत्र क्या है, बारिश की दृष्टि से सूखे हैं। तो सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए, जैसे मान लो राजस्थान की सरकार में कोई क्षेत्रवाद की भावना की बात करते हैं कि हमारा अलग राज्य बना दो, तो सरकार को उन क्षेत्रों के लिए क्या करना चाहिए, विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। जैसे राजस्थान के 12 राज्य में ये लागू है सूखा संभाव्य क्षेत्र। इसके बाद में DDP, मरु विकास कार्यक्रम बोलते हैं इसको। मरु विकास कार्यक्रम कहते हैं कि जहाँ मरुस्थल ज़्यादा फैल गया है, उस मरुस्थल को हम कैसे पानी, नहर के माध्यम से पानी लाकर उस मरुस्थल को कैसे दूर करें। तो जहाँ नहर नहीं है उन क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम, ये योजना चलाएगी। TADP, ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल है, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यदि मान लो जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इनमें कई एरिया ऐसे जहाँ जनजाति निवास करती है, तो उसी जाति में ही क्षेत्रवाद की भावना पनप रही है, तो उस जाति का विकास करने के लिए भी कोई, जैसे मान लो ये TADP जैसे कार्यक्रम चला दिए, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं, हम उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। अगला क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के लिए कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन। अगर हम छोटे छोटे राज्यों का गठन किया जाए तो स्थानीय जो अपने कार्यक्रम है हम उनका सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। अब मान लो एक राज्य छोटा है, तो मान लो उस राज्य के लिए कोई योजना बनाई है, तो उस योजना का लाभ वो राज्य आराम से उठा सकते हैं। अब राजस्थान एक बहुत बड़ा, मान लो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इसके लिए हम कोई योजना बनाए तो इसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हिस्सा बहुत ही कम लोगों के पास वो पहुँचता है। अगर राज्य छोटे होंगे तो वो लाभ है वो लगभग समाज के निचले हिस्से तक वो लाभ पहुँचेगा। इसलिए राज्य हमेशा क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अगला है अपना कि जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं को एकीकरण की ताकत बनाना। अपने यहाँ जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, अपने यहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता है क्योंकि हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग अपना पहनावा है, अलग अलग अपना धर्म है, रीति रिवाज है। हम उनको क्या करेंगे, अपना एकीकरण बनाएंगे, ताकत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जैसे अपने मीडिया है, दूरदर्शन है, रेडियो है, कोई समाचार पत्र है या अन्य को संप्रेषण के माध्यम से, संप्रेषण करता था अपने विचारों का आदान प्रदान करने का कोई माध्यम है, इनके द्वारा हम हमारा जो विविधता में एकता है उस भिन्नता को ही हमें ताकत के रूप में उभारना चाहिए। मतलब लोगों को इन मीडिया के माध्यम से लोगों को ऐसे भाव प्रकट करने चाहिए कि लोगों में साहचर्य और भाईचारे की भावना का विकास हो, ताकि लोग ये समझे कि वाकई में ये देश हमारा है और चाहे हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम इस देश के क्या हैं, नागरिक हैं। भाषाई विविधता का सम्मान। यदि उत्तर भारत में हिंदी बोल रहे हैं, दक्षिण भारत में अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें दक्षिण वालों का भी सम्मान करना
चाहिए। हमारा संविधान भी इन्हें मान्यता देकर विविधता को स्वीकार कर चुका है। अब देखो, संविधान में हमने 22 भाषाओं को मान्यता दे दी। पहले मान लो 18 भाषा थी, उसके बाद में हमने 4 भाषा और शामिल कर दी। अब इन 22 भाषाओं में हम सारी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही संविधान में इन 22 भाषाओं को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसके अलावा भाषाओं को परस्पर सम्मान देना और अनुवाद का दायरा बढ़ाना होगा सरकार को, कि हर भाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे पंजाबी हो, हर भाषा है वो पूरे देश में समान है। तो विद्यार्थियों, ये था अपना क्षेत्रवाद। अगले जो वीडियो है उसमें हम भाषावाद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।